हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट है, सेकंड वॉल्यूम है। इसमें आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। उसके बाद आप पढ़ोगे सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी, फिर आप प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स और लास्ट में आप पढ़ेंगे कैपेसिटर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली बेस्ड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे और उनके डेरिवेशंस पे। और उनको समझने के लिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेके इनको अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आप क्लास 11 में पढ़ते थे स्प्रिंग सिस्टम। तो स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करते थे या रेयरफेक्ट करते थे तो उसकी शेप, साइज और पोजीशन में चेंज हुआ, और जैसे ही आप स्प्रिंग को आप छोड़ते थे उसमें वो अपनी इनिशियल पोजीशन को फिर से रीगेन कर लेता था। जैसे आप इस एग्जांपल को देखो, जैसे आपने ये देखा था कि आपके पास एक स्प्रिंग है जो कि अभी नॉर्मल कंडीशन में इसमें एक ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, ये x इक्वल टू हम 0 ले लेते हैं। अब क्या किया आपने, इस स्प्रिंग को रेयरफेक्ट किया, खींच के हम आगे ले गए। तो हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो किस तरफ लगाया, वो बाहर की तरफ लगाया। एक्सटर्नल फोर्स मेरा बाहर की तरफ था, लेकिन जैसे हम अब एक्सटर्नल फोर्स को रिलीज करते हैं स्प्रिंग लौट के कहाँ आ जाएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, हमने इसके शेप और साइज को चेंज किया। शेप और साइज को चेंज करने के बाद जो इसमें एनर्जी स्टोर हुई वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आपने पढ़ा है द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप और साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही आप इस फोर्स को रिलीज करोगे ये अपनी जगह पे लौट के आ जाएगा। इसका मतलब जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्प्रिंग में इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रहे थे और स्प्रिंग का फोर्स जो था वो किस तरफ था, Fs मान लेते हैं, वो अंदर की तरफ था। मतलब आपके एक्सटर्नल फोर्स से अलग, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। ठीक है, फिर वही दूसरा केस लेते हैं कि अगर अगले केस में आपने इसको कंप्रेस किया तो अब क्या होगा, आपने एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगाया और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है, एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट जो है, मेनली आप डिस्प्लेसमेंट की टेंडेंसी मतलब इसको लौट के रिगेन करने की जो टेंडेंसी होगी अपनी पोजीशन को, वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। मतलब स्प्रिंग फोर्स किधर वर्क कर रहा होगा, आगे की तरफ। तो फिर से आप फोर्स अगर हटाते हो तो वो लौट के कहाँ चला आएगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हो कि हमने जो वर्क किया है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। जैसे एक्सटर्नल फोर्स को हटाते हैं वो अपनी पोजीशन, शेप और साइज को रीगेन कर लेता है। तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि वर्क डन अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स मेरा कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से, जो इनवर्सली डिपेंड करते हैं आर स्क्वायर पे। तो वर्क डन अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स विल बी स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कभी भी आप याद रखना, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप वर्क करते हो तो वो कैसे स्टोर होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ऐसे ही आप एक एग्जांपल ले लो, आप जो बच्चे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, वो डंबल लेके क्या करते हैं, इस तरीके से अपनी बॉडी बनाते हैं। तो आप क्या कर रहे हो, डंबल को जब आप नीचे से ऊपर उठा के ला रहे हो तो आप किसके अगेंस्ट, डंबल की टेंडेंसी किधर है, नीचे जाने की, और आप उसको उठा के कहाँ ला रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ। इट मीन्स आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, और वो कैसे स्टोर होता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो कभी भी आप याद रखिए, ग्रेविटी किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे वो कैसे स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। एक बात हो गई, क्योंकि हमारा कूलम वाला जो फोर्स है वो 1/r² पे डिपेंड करता है, और हमने पहले भी पढ़ा है कि वो कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, वो भी कंजर्वेटिव है। इसका मतलब उसके अगेंस्ट हम वर्क करेंगे तो वो कैसे स्टोर होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो अब बात आती है कि ठीक है, तो हम समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग फोर्स होता है, इलास्टिक फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, इनके अगेंस्ट अगर वर्क करते हैं तो वो कैसे स्टोर होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हम अगर किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो ये पढ़ा क्यों जाए, इसको पढ़ने से फायदा क्या हो जाए, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे कि एक चार्ज रखा हुआ है भाई,
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को उठा के इस पॉइंट से हम यहाँ लेके आ रहे हैं, तो अब इसका रिपल्सन इस पे वर्क करेगा, तो इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट अगर हम वर्क करते हैं तो वो कैसे स्टोर होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। मतलब मान लो ये ए पॉइंट पर है और इसको उठा के हम बी पॉइंट पे ले आए चार्ज को, तो इसके रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क किया, मतलब मैंने एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगाया और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा होगा, बाहर की तरफ। तो जैसे ही हम चार्ज को यहाँ से अपना एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, चार्ज लौट के कहाँ पहुंच जाएगा, ए पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो फिर इसमें क्या हुआ, इसकी पोजीशन को मैंने चेंज किया, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन इसको पढ़ा क्यों जाए, ऐसा करके क्या मुझे मिलेगा, क्या कहाँ हम अप्लाई कर लेंगे। तो आप याद रखना, आपने पढ़ा होगा, सेल्स वगैरह आप पढ़ते हो, सेल्स है, बैटरी है, वहां आप देखते होगे कि सेल्स बैटरी में क्या होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। और जब कैथोड और एनोड होता है, सपोज करिए, तो ऐसे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, एक चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ लाते हैं, और जब यहाँ से यहाँ लाएंगे तो आयंस का मूवमेंट होगा। तो जब आयंस का मूवमेंट होगा तो चार्ज का फ्लो होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो अगर किसी सर्किट में आप इमेजिन करो कि एक बैटरी है और ये एक सर्किट है, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है मान लीजिए, और ये एक सेल लगा रखी है हमने। तो सेल से क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन उठा के, एक आयन उठा के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर जाता है, तभी यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स वर्क करता है और तभी इसमें चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो हमें कैसे मालूम पड़े, उसका कोई फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला हमें आज जनरेट करना है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि सेल भी अलग अलग होती है, एक 2 वोल्ट की होती है, एक 3 वोल्ट की होगी, एक 10 वोल्ट की है, एक 12 वोल्ट की है, एक 120 वोल्ट की है। तो अलग अलग रेटिंग्स की सेल होती है। इसका मतलब ये हुआ, जितनी ज्यादा पोटेंशियल की, इतनी ज्यादा वैल्यू की सेल होगी, उतना ही ज्यादा हमें वर्क करना पड़ेगा। तो ये चीज हमें मालूम होना चाहिए कि हमें किस अमाउंट का वर्क करना पड़ेगा, तो हम कितने अमाउंट का या कितनी वैल्यू का सेल प्रोड्यूस या जनरेट या बना सकते हैं। तो डेली लाइफ में इसका यूज कहाँ पर है, सेल्स के कंस्ट्रक्शन में। कि हमें मालूम होगा कि हम एक कैथोड या एनोड से, मान लीजिए किसी भी एक से हम एक चार्ज को उठा के दूसरी जगह ले जाते हैं, जिससे सर्किट में करंट का फ्लो होता है, तो हमें कितना अमाउंट का वर्क करना पड़ेगा, तो वो मुझे कौन देगा, ये आज का टॉपिक हमें ये बताएगा। आप उसमें अपने एनसीईआरटी में पढ़िएगा, एलेक्जेंड्रो वोल्टा के बारे में दे रखा है, गैल्वनी के बारे में दे रखा है, कि उन्होंने फ्रॉग की सेल्स को, टिश्यूज को लेके 2 डिफरेंट मेटल के बीच में रख दिया था, और जैसे 2 डिफरेंट मेटल के बीच में रखा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, और उससे क्या हुआ, चार्ज का फ्लो शुरू हो गया। तो वहीं से वो एनिमल इलेक्ट्रिसिटी उसको बोलते थे। तो कभी आपको टाइम मिले तो आप नेट पे जाके उसको पढ़ सकते हैं, अबाउट एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब बेस वहीं से आए थे, एलेक्जेंड्रो वोल्टा और गैल्वनी के टाइम से। लेकिन जो आज का बेसिक है वो यही है कि हमें क्या करना है, एक चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क कराना है, और हमें देखना है कि कितना वर्क होता है और उसका फॉर्मूला क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसी को हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी आप देखते रहिएगा। हमने क्या करना है, हम एक सोर्स चार्ज लेंगे, सपोज करते हैं ये सोर्स चार्ज है, ये डेफिनेशन टाइप है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, सपोज करिए ए पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है बी, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज भी मैंने कैसा ले लिया है, पॉजिटिव ले लिया है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो मुझे क्या करना है भाई, इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किस तरफ होगा, इस तरफ। और अगर हम चार्ज को B से उठा के A पर ला रहे हैं, तो अगर हम B से उठा के A पर लाएंगे तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होगा मुझे। और जैसे ही हम वर्क करेंगे वो कैसे स्टोर होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। तो सेल के केस में भी ऐसा ही होता है कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे ले जा रहे हैं, तो कितना वर्क होगा, जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ही हाई पोटेंशियल की वो बैटरी होगी। ठीक है। हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ है, और मेरा एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, और इस ध्यान रखिएगा, इस चार्ज को हमें विदाउट एक्सेलरेशन लाना है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से लाना है, जब दे के नहीं लाना है, विदाउट एक्सेलरेशन इसको B से A तक लाना है। तो अब मुझे बताना है कि इसका वर्क डन कितना होगा। तो अगर मैं वर्क डन लिखूं, वर्क डन फ्रॉम B to A, तो आप बताइए पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर ज्यादा होगी, A पर ज्यादा होगी या B पर होगी। मतलब रिपल्सन कहाँ ज्यादा होगा, तो रिपल्सिव फोर्स कहाँ ज्यादा होगा, A पर होगा, क्योंकि ये चार्ज के नजदीक है, और B पर कम होगा।
तो एनर्जी ज्यादा कहाँ होगी, ए पर होगी और बी पर कम होगी। तो इसी चीज को मैं अगर ऐसे लिखूं, यू ए माइनस यू बी, दैट इज एनर्जी डिफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और वर्क की यूनिट एक ही होती है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट भी जूल होगी और इसकी यूनिट जूल होगी। यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी से है। तो यू ए माइनस यू बी, डन। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए विल बी रिटन एज यू ए माइनस यू बी। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर 5 जूल की एनर्जी है और यहाँ पर 3 जूल की एनर्जी है, तो डिफरेंस कितना हुआ, वर्क कितना करना पड़ेगा, 5 माइनस 3 का, दैट इज 2 जूल। अच्छा ठीक है, अब आप बताओ वर्क का हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे, एफ डी एक्स पढ़ते थे। ठीक उसी तरीके से इसी को अगर मैं और फॉर्मेट में लिखूं तो डब्ल्यू बी ए कैसे लिखा जा सकता है, एफ बी टू ए, डन। अब आप मुझे बताइए एफ ई इंटू स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लें हम, क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मेट है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल होगा, बी से ए तक आओगे डिस्टेंस चेंज होगी, डिस्टेंस चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। एफ ई डीएक्स मान लेते हैं, इतना पोर्शन हमने ले लिया डीएक्स। अब आप बताइए एफ ई डीएक्स, ये वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 180, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग अ साइड negative. It means work done against any force will be stored as its conservative force will be stored as its potential energy. तो against का मतलब ये हुआ कि यहाँ नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा, इसी चीज को अगर हम एक्सटर्नल फोर्स के रिस्पेक्ट में लिखें तो यही चीज कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ई एफ बी टू ए एफ ए एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन लिखते रहेंगे, लेकिन फिर समझ लीजिए आप कि एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में करोगे तो पॉजिटिव आएगा और इसके रिस्पेक्ट में करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। तो यहां से आपको एक डेफिनेशन मिलती है, सबसे पहली डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, सबसे पहला आपको मिला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये आज स्टार्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट की एनर्जी है, 2 पॉइंट का डिफरेंस है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, देन हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इतनी बात से मुझे एक डेफिनेशन मिल रही है, क्या मिला, दिस वन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पर्टिकुलर पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज। ध्यान रखिएगा, वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज बी टू ए, वन पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पर्टिकुलर पॉइंट, किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज। अगर यहां पर सोर्स चार्ज नहीं होता या सोर्स चार्ज का यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स नहीं होता तो मुझे बी से ए तक लाने में वर्क नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई रिपल्सन होता ही नहीं, तो किसी का अगेंस्ट वर्क भी नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम एक बार दोबारा बोल रहे हैं कि वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पर्टिकुलर पॉइंट टू अनदर पर्टिकुलर पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ध्यान रखिएगा, ये चार्ज जब यहां से यहां आएगा तो ये विदाउट एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, इफ बी टेक द पॉइंट बी एट इंफिनिटी, अगर हम बी को इंफिनिटी पे मान लें तो आप बताओ इस चार्ज का इफेक्ट अगर इंफिनिटी पे दिखाया जाए तो इंफिनिटी पे तो इसका कोई इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्स होता है F इज द फंक्शन ऑफ 1/r²। इट मींस जब इंफिनिटी हो जाएगी डिस्टेंस तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि r टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इसका मतलब इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। याद रखिएगा, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। तो अगर मैं इसी चीज को फिर से जनरेट करूं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू बी ए इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, यू ए माइनस यू बी। अब आप क्या बोल रहे हैं, अब आप कहां से ला रहे हो, इंफिनिटी से ए पे ला रहे हो, यू ए माइनस यू इंफिनिटी। और आप बताइए यू इंफिनिटी हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, अभी 0, क्योंकि वहां पर कोई भी फोर्स को नहीं लगेगा। तो आप बताइए डब्ल्यू ए ही निकल के इंफिनिटी हटा दीजिए, यू ए
ठीक है। और इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी की जगह क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और ए की जगह ए, और यहाँ एफ ई डी एक्स। तो अब ये चीज जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की निकल के आ रही है, यहां पर क्या था, डिफरेंस था, तो बस थोड़ा सा चेंज आएगा। अब ये दूसरी डेफिनेशन हमें मिल गई। अब ये किसकी मिल रही है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आप देखिए इसको, क्यों ये एनर्जी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की, और ये डिफरेंस क्यों था, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच की एनर्जी का डिफरेंस था। तो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां पर आप बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पर्टिकुलर पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। डन, ये दो डेफिनेशन मेरे पास आ गई। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब इस टॉपिक को देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसको आप क्लास 10th में वोल्टेज बोलते थे। तो देखिए थोड़ा सा आपको दिखाया जाए यहाँ पे, और उसको फिर हम डील करते हैं दोबारा। देखिएगा, आप बताइए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे कंपेयर कर रहे थे, फोर्स से, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एबिलिटी टू पुश और पुल, मतलब कितना वो अट्रैक्ट कर सकता है, कितना वो रिपेल कर सकता है, उसकी एबिलिटी से हमने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आप देखोगे पोटेंशियल पढ़ोगे, तो पोटेंशियल जो होगा, याद रखिएगा अच्छी तरीके से, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर एनालॉग है। क्या है, स्केलर एनालॉग। स्केलर एनालॉग क्या होता है भाई, जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर में है वही काम पोटेंशियल का स्केलर में है। इसीलिए इसको जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं W बाई क्यू, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर आप यूनिट चार्ज को लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए फोर्स वेक्टर वर्क स्केलर चार्ज चार्ज, तो वो यहां पर हम किससे कंपेयर करवा रहे हैं, वर्क से, मतलब एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क, और वहां पर क्या था, एबिलिटी टू पुश और पुल। दोनों ही एक सी टर्म है, खाली यहां पर वर्क डन की टेंडेंसी होगी, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होगा, और वहां पर चार्ज की खुद की एबिलिटी थी अट्रैक्ट और रिपेल करने की। ठीक है, तो जब ये चीज पढ़ी जाएगी, तो अभी जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा मुझे। ये सोर्स चार्ज हो गया, नोट्स आपको दिए गए उसमें देखिएगा आप ध्यान से, ये पॉइंट मेरा ए हो गया, ये पॉइंट मेरा बी हो गया। अगर हम यहाँ पर क्यू चार्ज रखें, बस ध्यान रखिएगा प्लस यूनिट करना है, मतलब चार्ज की वैल्यू यूनिटी होनी चाहिए, मतलब एक यूनिट, चाहे किसी जिसमें भी लिखा हो। तो अगर हम यहाँ पर इसको डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो यह आ जाएगा बी ए माइनस बी बी। अब बी और यू में अंतर क्या है, यू पोटेंशियल एनर्जी थी, वी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। बस ध्यान रखना इस चीज का कि ये क्या है, पर यूनिट चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस 1 यूनिट। तो आप जब इसको डिफाइन करेंगे तो आप कैसे बोलेंगे कि हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये चीज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कैसे डिफाइन करना है, कि इट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one particular point to another particular point under the influence of source charge, under the influence of source charge। ठीक, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए b को अगर इंफिनिटी से रिप्लेस कर दें तो इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब ये वर्क डन किसका आ जाएगा, a पॉइंट का आ जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, बी ए। तो फिर ये चीज क्या हो जाएगा, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ओनली। क्यों, सिंपल है, work done in taking a charge, unit positive charge from infinity to the particular point under the influence of source charge। तो केवल ध्यान रखना है आपको कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी बोलेंगे तब चार्ज होगा, जब भी आप पोटेंशियल बोलेंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। डिफरेंस की बात तब होगी जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आओगे और
किसी इन्फिनिटी से और किसी पॉइंट पे आओगे तो डिफरेंस वर्ड नहीं होगा। तो ये आपको 4 डेफिनेशन मिल गई। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, फिर दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस और लास्ट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर? तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहला काम ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन तो पढ़ ही ली हम लोगों ने, अब हमें इसका डेरिवेशन करना है। तो डेरिवेशन करने से पहले आप एक नोट देख लीजिए कि जब भी आप डिफाइन करेंगे तो आप इसको इस तरीके से ही करेंगे, W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो छोटी सी एक बात देख लेते हैं, दैट इज ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, बोलिए, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। अदरवाइज आपको याद है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, वोल्ट। ऐसा यूनिट जब भी लिखने को आएगी तो आप लिखेंगे वोल्ट। अच्छा, क्वांटिटी कैसी है, स्केलर की वेक्टर, ऑब्वियस सी बात है स्केलर। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी, और क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है। ठीक है, अब एग्जाम में आता है डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए आप क्या करो, एक एक्सप्रेशन डिराइव करो। तो देखिए बहुत ही आसान डेरिवेशन है, जिस तरीके से आप क्लास 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वगैरह के लिए डेरिवेशन करते थे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, ठीक वैसे ही करके इसका भी डेरिवेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप देखिए, हेडिंग डाल दीजिए डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। डन, क्लियर? अब देखिए क्या करना है, डेफिनेशन याद करिए। डेफिनेशन में क्या बताया गया कि वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हमें वैसे ही करना है, ध्यान से देखना है आपको। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप एक सोर्स चार्ज लेंगे, नाम दे दिया आपने, दैट इज सोर्स चार्ज। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके सामने एक पॉइंट रखेंगे ए, कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, ABCD कुछ भी, और यहां आप इन्फिनिटी बनाओगे। अब इन्फिनिटी पे आपका क्या है, +1 यूनिट चार्ज है। Q इज इक्वल टू कितना है, +1 यूनिट चार्ज है। उसको उठा के आपने ए पॉइंट पर लाना है, पर यूनिट चार्ज, वही क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना क्या है, कैसे करना है। तो आप बताइए, वर्क डन के लिए क्या चाहिए होता है, एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इन्फिनिटी पे फोर्स निकालना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इन्फिनिटी फोर्स नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, और इन्फिनिटी से लेके ए तक की डिस्टेंस भी मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या यहाँ कंसेप्ट लेंगे, हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट लेंगे। बाद में उस पॉइंट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इन्फिनिटी से। तो हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने डेरिवेशन को सिंपल बनाने के लिए हम यहाँ पर एक बी पॉइंट लेते हैं और बोलेंगे कि ये चार्ज मेरा कहाँ रखा है, बी पर रखा है। देखो, लेट वी कंसीडर द यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। ठीक है, तो अब आप देखो, Q से लेके B तक की डिस्टेंस अगर मैं ले लूं x, और Q से लेके मैं A तक की डिस्टेंस ले लूं r, तो अगर पूरी डिस्टेंस निकाली जाए दैट इज x माइनस r, B से लेके A तक। लेकिन B से लेके A तक का फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक स्मॉल डिस्टेंस लेंगे, दैट इज dx। ठीक, अब देखो B पे अब फोर्स निकालना आसान हो गया, क्योंकि डिस्टेंस मेजर हो सकती है। तो देखिएगा, फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज एट पॉइंट कहां, बी, कितना होगा बोलिए, 1/4πε0 Q/x²। दूसरा चार्ज कितना है, +1 यूनिट। तो हमने लिखा Q इज इक्वल टू +1 यूनिट। तो मतलब ये बाद में जाके क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। 1 रहने का मतलब उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/x²। अब बताओ, एक चार्ज वाला ये चीज किसके बराबर हो गई, ध्यान से याद करो, 2 चार्ज वाला फोर्स और यहाँ पर सिंगल चार्ज है, तो ये चीज किसके बराबर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी न्यूमेरिकली।
ठीक है, तो हम यहाँ पर फोर्स को E से भी रिप्लेस कर सकते हैं, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। अब बात आती है नाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम कहां से, B से A, फ्रॉम B टू A। तो देखिए dw इंटीग्रेशन कहां से, B से A, फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक बात। अब आप बताओ मुझे, ये जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर है, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एफ डी एक्स कॉस 180, क्योंकि एफ डी एस आपने पढ़ा होगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बी से ए, और ये भी बी से ए। ठीक है, बी से ए छोड़ दीजिए, बी से ए लिखने की जरूरत नहीं है, मान ली W1 से W2 लिख लेंगे, कुछ भी लिख लेंगे, यहाँ तो ठीक है बी से ए लेके आ रहे हैं। अब आप मुझे बताओ cos 180 माइनस 1, बी से ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये cos 180 का -1। ठीक है, अब आप बताओ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलती है कि आपको इन्फिनिटी से लेके आना है, तो रिप्लेसिंग b बाई, b को किससे रिप्लेस करोगे, b बाई इंफिनिटी। तो ये b को इंफिनिटी से हो गया, तो ये dw का w हो गया, और ये माइनस इंफिनिटी से a। अब a की डिस्टेंस यहां तक कितनी है भाई, r। तो a पॉइंट को हमने यहाँ सोर्स चार्ज को ओरिजिन पे माना, इसकी डिस्टेंस कितनी रहेगी यहां से लेके यहां तक, r। तो इंफिनिटी से कहां पे लेके आ रहे हैं हम, r पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना हटा दूं, ऊपर के दो स्टेप नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे, तो ये W जो है, क्योंकि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, दैट विल बिकम पोटेंशियल V, क्योंकि पर यूनिट चार्ज का वर्क डन ही मेरा क्या होता है, पोटेंशियल होता है। अब आप बताओ यहां से क्या कांस्टेंट आएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, अंदर क्या बचा, इंफिनिटी से R, और यहाँ 1/x स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, अब बात आती है कि 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन अगर मैं 1/x स्क्वायर के लिए करूं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए, तो इसको हम कैसे लिखते थे, x की पावर -2 dx, और देखिए ध्यान से -2 + 1 और -2 + 1। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, पता है ना आपको, ये x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अगर कांस्टेंट लगाना है, लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1/x, -1/x। तो देखिए ध्यान से, -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/x, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 1/x, और लिमिट लगी मेरी इंफिनिटी से r। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता ही होगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट x या क्या आ जाएगा r, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी इंफिनिटी। ठीक है, देखिए ध्यान से, तो अब क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई, ये टर्म क्या है 0, q/r। तो आप यहां से एक फॉर्मूला जनरेट कर पाए किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, और वो फॉर्मूला कितना है, क्या रिजल्ट है आपका, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। यहां से जो नई बात निकल के आ रही है वो क्या है, v इनवर्सली डिपेंड्स ऑन r। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट चार्ज का, लाइन चार्ज का, डाइपोल का, वैसे ही पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज का कितने पे डिपेंड कर रहा है, 1/r पे। तो आप अपनी एनसीईआरटी जब देखोगे तो एग्जाम में एक बार डेरिवेशन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मैं बोलूं यहाँ पर E का भी ले लेते हैं और V का भी एक ही प्लॉट में लेते हैं और R के साथ प्लॉट करते हैं। तो जरा देखिए, ये दो ग्राफ है, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, ये ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 2, तो आपको बताना होगा कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कौन सा पोटेंशियल का है।
तो आपको पता ही है कि दोनों ही इनवर्सली डिपेंड करते हैं आर पे या आर स्क्वायर पे, तो ग्राफ का नेचर कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब बात आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा फंक्शन है 1/r² का, और पोटेंशियल आपने अभी जस्ट देखा किसका फंक्शन है, 1/r का। तो ऑब्वियस सी बात है आर बढ़ने के साथ साथ किसकी वैल्यू जल्दी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसके बाद कौन कम होगा, पोटेंशियल। तो जो नीचे होगा, मतलब जो जल्दी एक्स एक्सिस को टच करेगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो ऊपर है 1 नंबर वो कौन है, पोटेंशियल। इट मींस ये 1 नंबर वाला ग्राफ है और ये 2 नंबर वाला ग्राफ है। तो ये ग्राफ एग्जाम में आया था कि प्लॉट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विद द डिस्टेंस। तो आप ये वाला ग्राफ बना सकते हैं, वहां पर कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी। नेचर दोनों ग्राफ का एक सा ही है, केवल इससे खाली ये दिखा सकते हैं हम कि जो जल्दी जीरो होगा, क्योंकि वो इनवर्सली आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पोटेंशियल है। और ये मान लीजिए यहीं पे डाइपोल अगर होता तो डाइपोल इससे भी नीचे होता, क्योंकि आपको पता है डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ पे डिपेंड करता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, ये आपका एक डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं पोटेंशियल का और उसमें कुछ कंसेप्ट डेवलप करते हैं। देखिए आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है कि यू आर गिवन 2 चार्जेस, आपको 2 चार्ज दिए गए हैं। क्वेश्चन देखिए पहले आप, सपोज कर लेते हैं एक्स वाई एक्सिस है, आपके पास 2 चार्जेज हैं। एक चार्ज है 3 × 10⁻⁸ और दूसरा चार्ज है 2 × 10⁻⁸। एक प्लस का है और एक माइनस का चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको नाम लेते हैं ए पॉइंट ए और ये बी पॉइंट ए। तो क्वेश्चन था यू आर गिवन 2 चार्जेस 3 × 10⁻⁸ कूलम, लेट इट बी Q1, और दूसरा चार्ज है -2 × 10⁻⁸ कूलम। डन। और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, R है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला जा रहा है डिटरमाइन द पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दीज 2 चार्जेस विल बी 0। ये 2 चार्जेस के कारण वो जगह पता करो, वो पॉइंट पता करो जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। तो यहां करने से पहले आप इस चीज को समझ लें अच्छी तरीके से। पहला ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में 2 बातें बहुत ध्यान से रखने वाली होती हैं। पहला ये कि आप वहां पर डायरेक्शन तो कंसीडर करेंगे ही नहीं, जो चार्ज जैसा है, प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। यहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स होता तो जो नेगेटिव चार्ज है उसे हमें मॉड लगा के पॉजिटिव करना होता। ठीक, तो उनके लिए आर्ग्यूमेंट अलग होगा। याद रखना, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर 2 चार्जेस दिए जाएं तो उनका जहां पर 0 होगा, जहां पे उनका फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो या तो दोनों चार्ज के बीच में होगा या दोनों चार्ज के बाहर में होगा। लेकिन पोटेंशियल वाले केस में जहां पे नल पॉइंट हमें मिलेगा, नल पॉइंट का मतलब जहां पे दोनों का पोटेंशियल 0 होगा, वो दोनों चार्ज के बीच में भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। तो नई बात क्या है, ध्यान से दोबारा सुनिए कि अगर 2 चार्जेस दिए गए हों, दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो या दोनों में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तो आपसे बोला जाए कि वो पॉइंट पता करो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या फोर्स 0 होगा। तो याद रखिएगा, ऐसे केस में किसी एक ही जगह पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होंगे, या तो वो दोनों चार्ज के बीच में होंगे या दोनों के साइडवेज होंगे, 2 जगह नहीं होंगे। पोटेंशियल का अगर बोला जाए तो याद रखना स्केलर क्वांटिटी है, दोनों चार्ज के बीच में भी पोटेंशियल 0 होगा और दोनों चार्ज के साइड में भी पोटेंशियल 0 होगा। ये नई बात है, इसको ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, अब आप बताइए, हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, कंसीडरिंग द 2 चार्जेस एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, डन। अब हम क्या दिखाना चाहते हैं, हम पहली बार मान लेते हैं कि मान लो ये P पॉइंट है, लेट एट पॉइंट P the
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V0। ठीक, अब हम लेट कर लेते हैं कि A से लेके P तक की डिस्टेंस x है, तो P से लेके B तक की कितनी होगी, 15 माइनस एक्स होगी। पूरी 15 है तो 15 माइनस एक्स होगी। ठीक है, अभी हमारा P पॉइंट कहां पर है, P पॉइंट कहां है, मिडवे है। किसके मिडवे, बोलो जल्दी, बिटवीन Q1 एंड Q2। याद रखना, अभी ये केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आप बताइए, स्केलर क्वांटिटी है, एडिटिविटी को फॉलो करेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। तो देखिए यहां से, यूजिंग सुपरपोजिशन, पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, वो वेक्टर के लिए भी है और इसके लिए भी है प्रिंसिपल। V इज इक्वल टू कितना आएगा, V1 प्लस V2 और दैट इज 0। यही तो बोला जा रहा है, दोनों पोटेंशियल का सम कितना होना चाहिए, 0। तो भाई V1 इज इक्वल टू माइनस का V2। अब V1 कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी फॉर्मूला पढ़ा आपने Q/R। तो Q1 बाई, अब ये डिस्टेंस A से लेके पहले वाले चार्ज से डिस्टेंस P तक की कितनी है, x। दूसरे चार्ज की डिस्टेंस यहां से कितनी है भाई, तो देखिए ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो माइनस साइन यहां पर पहले से ही है और एक चार्ज का नेगेटिव साइन, तो ये प्लस का हो जाएगा। एक नेगेटिव यहां से आया और एक नेगेटिव चार्ज का खुद का, तो चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁸। माइनस साइन कहाँ गया, माइनस माइनस प्लस हो गई। डिस्टेंस कितनी आ गई, 15 माइनस एक्स। ये सेंटीमीटर में है, अभी कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज वो कट जाएगा, तो जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की। कांस्टेंट कैंसिल हो गए, क्या बचा, Q1/x, और यहाँ क्या बचा, Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁸, और ये 2 × 10⁻⁸ बाई 15 माइनस एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, बचा इधर 3/x और ये 2/15 माइनस एक्स। सॉल्व कर लीजिए, 45 माइनस 3x 2x, तो 45 इज इक्वल टू 5x, 45 इज इक्वल टू 5x, देन x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। इट मीन्स यहां से लेके ये डिस्टेंस कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर। जैसे देखेंगे तो 15 माइनस 9 दैट इज 6 सेंटीमीटर होगा। तो एक मेरा आंसर ये हो गया। अभी ये खत्म नहीं हुआ क्योंकि हमने मिडवे लेट किया था। अब हम ले लेते हैं दूसरा केस, केस सेकंड। अगर हम केस सेकंड देखें और हम P पॉइंट कहां ले लें, दूसरे केस में P पॉइंट बाहर लेते हैं, चलो P को हमने M बोल दिया, और अब बताना है मुझे M तक की डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं केस सेकंड के लिए, X। तो अब ध्यान से देखिएगा आप, इफ पॉइंट M इज साइडवेज, साइडवेज का मतलब दोनों चार्ज से आइदर साइड, या तो इधर या इधर, तो हमने इधर ले रखा है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ A से लेके M तक की डिस्टेंस क्या होगी, क्योंकि इस चार्ज का इफेक्ट यहां देखना होगा, तो कितना होगा, x। और B से M तक की डिस्टेंस कितनी होगी, B से M तक की डिस्टेंस, देखिए पूरा ये x है, अब बाहर वाले केस के लिए देख रहे हैं, तो B से M तक की डिस्टेंस ये x है, और यहां तक कितना है 15, तो B से M तक कितना हुआ, x माइनस 15, तो x माइनस 15। पहले वाले में 15 माइनस एक्स था, अब की बार बाहर होने से क्या हो गया, x माइनस 15। और अब आप बताइए मुझे, फिर से वही काम, V1 इज इक्वल टू V2। अब बोलो V1 कितना होगा, Q1 बाई ये डिस्टेंस कितनी, x, बाकी काट दिया मैंने, और दूसरा Q2 बाई, अब की बार डिस्टेंस ये वाली कितनी होगी, x माइनस 15। अब बोलो Q1 की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻⁸ बाई x, और ये 2 × 10⁻⁸ बाई x माइनस 15। तो एक्चुअली क्या बचा, 3/x और 2/x माइनस 15। सॉल्व करिए, 3x माइनस 45 2x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 45। तो हमारे दो रिजल्ट आएंगे पोटेंशियल के केस में। तो जो आपको नई बात सीखनी थी वो यही थी कि चाहे फोर्स का केस हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, तो हमें चार्ज देखना होगा कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या दोनों तरीके के हैं, तो किसी एक ही जगह पे उनका रिजल्टेंट 0 होगा। लेकिन पोटेंशियल के केस में
उनके बीच में भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है और साइडवेज भी जीरो का, मतलब यहाँ पर दो रिजल्ट निकल के आएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ठीक तरीके से याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर। तो आइए एक दूसरा आर्ग्यूमेंट करके देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। देखिए, समझना है आपको और बताना भी होगा मुझे कि किस तरीके से आपको करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। वहां पर क्या किया गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बनी हुई हैं, और भी बना सकते हो आप। और एक नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता ही है, रेडियली इनवर्ड होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, दो पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट P दिया गया है, एक पॉइंट Q दिया गया है, ठीक। ऐसे ही करके यहाँ पर एक पॉइंट A दिया गया है और एक पॉइंट B दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपको ध्यान से देना है, समझना है। यू आर गिवन द टू टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, फिगर नंबर 1 बोल देते हैं इसको हम फिगर नंबर 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, गिव द साइन ऑफ Vp माइनस Vq, और एक और बताया गया है Vb माइनस Va। मतलब मुझे ये बताना है Vp में से Vq घटाएंगे तो वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऐसे Vb में से Va घटाएंगे तो वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब आप मुझे बताइए, इसको सॉल्व करते हैं फिगर नंबर 1 को। देखो ध्यान से, वी हैव, अगर मैं बोलूं Vp लिखूं तो इस चार्ज की वैल्यू मैं ले लेता हूं Q, और इसकी भी मैं Q ले लूं, कोई दिक्कत नहीं, बस एक प्लस है और एक माइनस है। और आपको पता है स्केलर क्वांटिटी तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं Vp निकालूं तो क्या लिखूंगा, 1/4πε0, चार्ज की वैल्यू कैसी है, Q प्लस का है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस में मान लेता हूं Rp, R मतलब Rp पॉइंट तक का, ठीक। ऐसे ही करके Vq निकालूं तो कितना आएगा, 1/4πε0 Q/R3। अब आप मुझे बताओ, 1/4πε0 1/4πε0 Q सेम है, तो अब Rp कम है, जब Rp कम होगा तो Vp ज्यादा होगा, क्यों, Rp इज लेस देन Rq, दिख रहा है, क्लियर है। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस दिख रहा है सबको। दिस इंप्लाइज Vp इज ग्रेटर देन Vq, तो पक्का हो गया कि Vp माइनस Vq क्या होगा, बोलिए, पॉजिटिव। Vp माइनस Vq क्या होगा, पॉजिटिव। अगर उल्टा पूछा जाता तो आप इसका आंसर क्या बोलते, नेगेटिव होगा। इस केस को देखते हैं, Vb माइनस, अब बताइए आप Vb निकालो, Vb कितना होगा, सिमिलरली 1/4πε0। अब चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, Q/Rb, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस Rb। ऐसी Va निकालो तो कितना आएगा, 1/4πε0 माइनस Q/Ra, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन भी है, और नेगेटिव साइन में केस उल्टा हो जाएगा इसका, मतलब बताइए आप, Rb ज्यादा है, तो Rb ज्यादा है तो Vb क्या होगा, कम होगा, ठीक। लेकिन उसको क्या बोलेंगे, देखो आप, किस केस में Rb इज ग्रेटर देन Ra, ठीक। उसके हिसाब से हम क्या बोलते हैं भाई, Rb ग्रेटर है Ra से, तो Vb कम होगा Va से, Vb कम होगा Va से, तो ये आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन आप देखो यहां पर Vb इज लेस नेगेटिव देन Va, Vb इज लेस नेगेटिव देन Va, क्यों, क्योंकि Ra कम है, Ra कम होगा तो Va ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा लेकिन नेगेटिव का होगा, तो ये हो गया मोर नेगेटिव और ये हो गया लेस नेगेटिव, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है, Vb माइनस Va, तो मोर नेगेटिव में से लेस नेगेटिव घटाओ, मतलब
मोर नेगेटिव का मतलब मान लो कोई वैल्यू ले लेते हैं -7 और बी ए मान लेते हैं -5, तो देखो -5 लेस नेगेटिव हो गया और ये मोर नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जब मोर नेगेटिव में से लेस नेगेटिव घटाओगे तब, या लेस नेगेटिव में से मोर नेगेटिव घटाओगे तब, तो इस चीज को ध्यान रखना कि देखो हम लोगों ने क्या लिखा है, VB इज लेस नेगेटिव देन VA। इसका मतलब ये हुआ VB माइनस VA, VB लेस नेगेटिव है मतलब VB -5 ले लिया और VA -7, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो -5 + 7 हो गया, रिजल्ट क्या आएगा 2, और 2 से मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब है, पॉजिटिव से, इसका मतलब ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक चीज आप इसमें सीख पाओगे कि यहाँ पर साइन लेना जरूरी है, मतलब चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा कि VB माइनस VA किस तरीके से आया, मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव के कंसेप्ट से, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसमें सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट पूछ रहा है, गिव द साइन ऑफ potential energy difference of small negative charge between point Q and P, between point Q and P और फिर A and B। चलो बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालो, और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जब निकालोगे तो किसके बीच का स्मॉल नेगेटिव चार्ज रखा है, कहां रखा है भैया, Q और P के बीच में या A और B के बीच में। तो चलो Q और P देखते हैं, स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन Q एंड P, ठीक। मुझे क्या निकालना है, इससे इंटरप्रेट क्या करना, मुझे निकालना है, अगर मैं इसको बोलूं Q एंड P, तो अगर मैं बोलूं UP माइनस UQ निकालूं या UQ माइनस UP, वो तो आप कैसे भी कर लो, वो डिपेंड करेगा आप पहले क्या लिख रहे हो, ठीक है। अब सबसे नई बात क्या है, नई बात ये है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अभी जस्ट हम पढ़ के आए V = W/Q, और आपने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में बोला था वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज, और पोटेंशियल के लिए आपने बोला था वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इसको चार्ज मान लूं, यूनिट पॉजिटिव ना मानूं, तो W बराबर क्या आ जाएगा, V × Q, V × Q, क्योंकि ये 1 नहीं है, और यही W मेरा क्या बन जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बना, 1/4πε0, चलो Q/R, क्योंकि V का फॉर्मूला यही होता है और ये Q, तो पूरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मान लो इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे, पोटेंशियल जब लिखेंगे तो ऊपर एक ही चार्ज होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब लिखेंगे तो यहाँ दोनों चार्ज होंगे, Q1 और Q2, कोई से चार्ज सकते हैं वो। तो अब बताओ मुझे, अगर मैं UP निकालूं तो UP कितना आएगा, 1/4πε0, ठीक। ये चार्ज कितना, Q प्लस का है, दूसरा चार्ज कितना, -Q, क्योंकि स्मॉल नेगेटिव चार्ज बोल रहा है, कोई सा हो सकता है, Q' हो सकता है, और बाई RP होगा। ऐसे ही UQ बताइए, 1/4πε0 Q -Q और RQ, फिर वही कहानी जैसा पिछला वाला केस था मेरा। अब की बात पोटेंशियल एनर्जी की बात आ गई, दोनों चार्ज दिख रहे हैं। अब बताओ ये टर्म नेगेटिव हो गया, ये भी टर्म नेगेटिव हो गया। अब RP कम है तो ये ज्यादा होगा, तो UP इज मोर नेगेटिव देन UQ, और जब आप ये मोर नेगेटिव में से लेस नेगेटिव घटाओगे तो ये आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और उल्टा कर दोगे तो ये आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अब आप फिर वही बात आ गई कि अगर मान लो मोर नेगेटिव है, UP इज मोर नेगेटिव, तो -7 -5, तो अब की बार क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर उल्टा लिखा होता UQ माइनस UP तो उसको हम लिखते पॉजिटिव, ठीक। ऐसे ही करके तो कुछ भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है। UP माइनस UQ लिखेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, UQ माइनस UP लिखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा।
ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। अब बोल रहा है कि इसका निकालिए। अब यहाँ पर भी एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं यू ए निकालूं तो बोलो क्या आएगा, 1/4πε0। एक तो चार्ज नेगेटिव है ही सेंटर पे, और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये आर ए। ऐसे ही करके यू बी निकालूं तो 1/4πε0, बोलो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्यू, और नीचे क्या आ जाएगा, आर बी। तो ऑब्वियस ही बात है, अब देखो दोनों ही आंसर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अब किससे देखेंगे, दोनों रिजल्ट पॉजिटिव हो गए। अब बताओ आर ए कम है तो यू ए ज्यादा होगा, यू ए ज्यादा होगा किससे, यू बी से। तो अगर मैं यू ए माइनस यू बी निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और यू बी माइनस यू ए करूं तो नेगेटिव आएगा। तो ये बात यही है कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पे पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गए इसके। थर्ड पार्ट देखिए इसका, give the sign of work done by the field means electric field in moving small charge between Q to P। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं Q से P लेके आऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, और मैं Q से P आऊंगा, तो Q से जब हम P आएंगे तो किसके अगेंस्ट आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आ रहे हैं। और जब भी अगेंस्ट आओगे तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि एंगल कितना बनेगा, 180। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, बोलिए, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आया, समझ पा रहे हैं आप। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, और मुझे बोला जा रहा है वर्क डन करो कहां से, Q से P की तरफ। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके अगेंस्ट हम आ रहे हैं, तो एंगल cos 180 की वैल्यू -1, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो वर्क डन विल बी नेगेटिव, ध्यान रखना, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, गिव द साइन ऑफ वर्क डन इन मूविंग स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B to A बाय एक्सटर्नल एजेंसी। देखिए, वर्क डन इन मूविंग small negative charge from B to A by external agency, मतलब हम लोग, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले। अब आप बताओ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट और अलॉन्ग नहीं करना है, यहाँ क्या करना, आप लेके आएंगे B से। आप बताओ, नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी है, तो नेगेटिव को जब इधर आगे ले जाओगे B से A, तो आपका एक्सटर्नल फोर्स भी इस तरफ है और B से A तक जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन एक ही हो गई। तो cos 0 1, इट मींस यहाँ का वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो याद रखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स के अलोंग हम जा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, एंगल कितना है, 0। इस केस में एंगल कितना था, उल्टा था, 180। इट मींस Q से P आना था और फोर्स किधर था, इस तरफ। तो पहले आपको बताया गया था कि किसी फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करेंगे तो कैसे स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका इसका, डज द काइनेटिक एनर्जी, पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेस while going from B to A। देखिए, बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी जब नेगेटिव चार्ज को आप B से A की तरफ ले जाओगे। सिंपल है, नेगेटिव चार्ज है, B से आप A की तरफ जाएंगे तो रिपल्सन बढ़ता जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपल करेंगे, और B से A जा रहे हैं, रिपल्सन बढ़ता जाएगा। रिपल्सन बढ़ने का मतलब उसकी स्पीड कम होती जाएगी, स्पीड कम होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी, ठीक है। ये उल्टा बोलते, ए से बी ले जा रहे हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बोल रहे हैं बी से ए जाओ, तो बी से ए जाने का मतलब आगे जाने पर रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीजेस, ठीक है। तो ये आपकी एनसीईआरटी में सॉल्व किया हुआ है, इसको ठीक से देख लेंगे। अगर नहीं आए तो वीडियो पॉज करके फिर से दोबारा देख लीजिएगा, फिर भी नहीं आए
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इतना ही रखेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।